अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आपका मेरे चैनल पर खुशामदीद, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज जैसा कि आपने टॉपिक का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम जिस पे बात करने वाले हैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान की सिचुएशन देख ही रहे थे और किस तरह से वो पाकिस्तान पे असरअंदाज हो रही है ये भी देख रहे थे। तो साथ साथ इंडिया की तरफ से जो अटैक किए गए हमने वो भी देखा, जो बम ब्लास्ट के अंदर वो इन्वॉल्व थे, हमने सारी सिचुएशंस देखी। तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि क्यों ना हम इस मसले को डीपली जाएं और इसको डिस्कस करें, जिसकी सूरत हाल जो मेरे आगे रिजल्ट निकल कर आया वो ये था हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर होती क्या है? बेसिकली हम पहले हाइब्रिड वॉर की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे कैसे ये पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई और इसकी सिचुएशन क्या है। हाइब्रिड वॉर आप ऐसे समझ लीजिए कि एक दौर था जिसके अंदर होती थी फर्स्ट जनरेशन वॉर। पहली जनरेशन की जो जंगें होती थी उसके अंदर क्या था, तलवारें होती थी, एक इलाका चूज़ कर लिया जाता था जहाँ पे दोनों इकट्ठे होते थे, वहाँ पे जंग हो जाया करती थी। ये थी पहली जंग जो तलवारों के ज़रिए लड़ी जाती थी आपस में, दो ममालिक नहीं, दो खित्तों के दरमियान या फिर दो इलाकाई जो लोग थे उनके दरमियान। फिर उसके बाद दूसरी जनरेशन की वॉर आ गई। दूसरी जनरेशन की वॉर में आप समझ लीजिए जो गन्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, एक दूसरे के खिलाफ गन्स के साथ लड़ने शुरू हुए, ये थी दूसरी जनरेशन की वॉर। फिर उसके बाद तीसरे जनरेशन की जंगें आना शुरू हुई, जिसके अंदर आपने देखा कि आर्टिलरीज का इस्तेमाल किया गया। जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझ लीजिए, या उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 को आप समझ लीजिए, उसके अंदर थर्ड जनरेशन टाइप की वॉर लड़ी गई। ये इसके बाद फिर हमने देखा फोर्थ जनरेशन वॉर। फोर्थ जनरेशन वॉर है क्या? फोर्थ जनरेशन वॉर के अंदर सियासी तौर पे चीज़ों को इस्तेमाल किया गया। जिस तरह हमने कोल्ड वॉर के दरमियान सिचुएशन देखी, वो सारी जो थी सियासी तौर पे पॉलिटिकल वॉरफेयर थी, उसको हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। फिर उसके बाद आती है पाँचवीं वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। पाँचवीं जो जनरेशन की वॉरफेयर है वो होती है आपकी क्या कहते हैं उसको, हाँ, प्रोपेगेंडा वॉर। प्रोपेगेंडा वॉर के अंदर आप दूसरे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं, उसको उस चीज़ के अंदर धकेलते हैं, जिसके अंदर से उसकी उन बातों को पकड़ा जाता है जो उसको उस चीज़ के अंदर मुल्जिम साबित करें और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा उछाला जाता है। यह कहलाता है फिफ्थ जनरेशन वॉर। अब हाइब्रिड वॉर क्या है? जैसे कि आपने हाइब्रिड वर्ड समझ ही लिया होगा, हाइब्रिड वर्ड कहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के मिल के तैयार होने को हाइब्रिड वॉर कहा जाता है। अब हाइब्रिड वॉर के अंदर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों जो जनरेशन्स के टैक्टिक्स हैं, इनको मिला के जो जंग तैयार की जाती है वो होती है हाइब्रिड वॉर। अब हाइब्रिड वॉर आप ऐसे देख लीजिए, जैसे कोल्ड वॉर हुई, उसके अंदर हाइब्रिड वॉर तो नहीं कहेंगे, बट उसके अंदर पॉलिटिकल जो जिस तरह से यूज़ किया गया है सारे टैक्टिक्स। फिर उसके बाद अभी रिसेंट्स जो हुई थी इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जो हुई, उसको हाइब्रिड वॉर कहा जाता है। हाइब्रिड वॉर का नाम दिया जाता है। किस तरह से दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा कि ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। ईरान एक कंट्री है, हिजबुल्लाह एक नॉन स्टेट ग्रुप है। अब हिजबुल्लाह लड़ा इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए उसको फंडिंग की ईरान ने फंडिंग की। फिर उसके बाद वो आपस में लड़े। तो इसके अंदर क्या था, वो जंग हो रही थी जिसके अंदर एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं था बल्कि एक स्टेट इन्वॉल्व थी, और उस स्टेट को फंडिंग कर रहा था एक कंट्री। उसके बाद हमने देखी एक वॉर जो हुई यूक्रेन और रशिया में, रशिया के बीच में, जिसके अंदर यूक्रेन तो उतना एक्टिव नहीं था, बट रशिया ने उसको जिस तरह से लेके चला उनके कंट्री के अंदर, यूक्रेन के अंदर, उसको हाइब्रिड वॉर कहा जाता है। मैं उसके डीपली नहीं जाना चाहता, उसके ऊपर हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे। बहरहाल अभी हम जो दूसरी चीज़ है उसके ऊपर आते हैं। अब हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान पे कैसे मुसल्लत की गई? 2 साल पहले हमने देखा, 2019 में हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर में है पिछले 20 साल से। तो ये बात कहने के लिहाज से तो आसान थी, बट जो लोग समझने वाले थे वो इसको समझ पाए। एज़ कम्पेयर टू दैट हमारी आम आवाम इस बात को नहीं समझ पाई। हाइब्रिड वॉर होती क्या है? अब मैं आपको क्लियर करता हूँ इसको। आप समझ लीजिए इंडिया है, इंडिया के अंदर एक रूम बना हुआ है। वो रूम बना हुआ है जिसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस टाइप का, चेयर्स लगी हैं, टेबल है, और उसके ऊपर सामने टीवी लगे हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनको सेटअप किया गया है, और उसके अंदर नज़र रखी जा रही है पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान की अब किन चीज़ों पे नज़र रखी जा रही है, इसके हम डीपली आएंगे। पहली चीज़, अब उसके अंदर पहली चीज़ जो ढूंढी जाती है वो होती है दुखती रग। मतलब ऐसी कौन सी बात है जो हमने पकड़नी है, जिसको हम पकड़ेंगे, जिसके ऊपर हम अटैक करेंगे तो ये मसला एक्सप्लॉइट होगा, ये बढ़ेगा और ये बढ़ के एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर लेगा।
फिर उसके बाद होती है डिप्लोमेसी के ज़रिए लड़ना, मतलब ऐसे आपके फॉरेन टैक्टिक्स आपने यूज़ करना कि आप अपने साथ दूसरे मुल्कों को इन्वॉल्व करें और दूसरे उस मुल्क के ख़िलाफ़ आप उस मुल्क को एक मुजरिम बना दें और वो उसको मुजरिम ही समझें और वो आपका साथ दें। ये होती है डिप्लोमेसी वॉर। अब थर्ड होती है, अब जैसे इंडिया जो है वो BLA या बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच BLM जो है BLF जो है बलोच लिबरेशन फोर्स, इन दोनों को जो वो फंडिंग करता है वो फिर पाकिस्तान के अंदर आग लगाते हैं। ये होता है एक नॉन स्टेट जो ग्रुप्स होते हैं, जो राइबल्स होते हैं, उनको फंडिंग करना और फंडिंग करके उनको मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ा करना ताकि वो मुल्क के ख़िलाफ़ हों और वो मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ें। ये हो गया तीसरा तरीका। अब चौथा है साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स में ऐसे समझ लीजिए कि मेरा सेलफोन है या आपका सेलफोन है, आपने देखा एकदम से आपका डाटा जो है ना, थोड़े टाइम बाद आपको आपके दोस्त ने बताया कि यार तेरी वीडियो या तुम्हारी कोई चीज़, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। आपने एक मिनट के लिए सोचा ये कैसे हुआ, तो लेकिन उसको वो तरीका आता था जिससे उसने आपका डाटा चुरा लिया। बट गवर्नमेंट लेवल पे, जो कंट्री लेवल पे ऐसे होता है कि जो कंट्री के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या प्रॉपर हाई सिक्योरिटी लेवल की जो उनकी चीज़ें होती हैं उनको साइबर अटैक के ज़रिए चुरा लिया जाता है। इसीलिए आज भी बहुत से मुल्क जो हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को हार्ड फॉर्म में रखना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट फॉर्म कंप्यूटर के ज़रिए। हार्ड कॉपी मतलब कंप्यूटर कॉपी के ज़रिए लिखा हुआ डॉक्यूमेंट के शेप में रखा हुआ उन्होंने उसको सेफ रखा होता है, क्योंकि उससे आपका डाटा सेफ रहता है। फिर इकोनॉमिक वॉरफेयर। इकोनॉमिक वॉरफेयर में आप समझ लीजिए ऐसे ही है जैसे अभी पाकिस्तान FATF में फंसा दिया गया है बिला वजह, क्योंकि पाकिस्तान को उस इकॉनमी के ग्रे लिस्ट में दोबारा रखा गया है। पाकिस्तान उस चीज़ से बाहर ना आ पाए, उस चीज़ में फंसा रहे। ये होती है इकोनॉमिक वॉरफेयर। दूसरे मुल्क को इतना डिस्टेबलाइज कर दिया जाए अपनी इकॉनमी में कि वो काफ़ी उस चीज़ के अंदर फंस के रह जाएँ। फिर आती है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा करना मतलब जिस तरह मैंने आपको अभी इकॉनमी डिप्लोमेसी के तरीके बताए, उसी तरह सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा क्रिएट करना। जैसे पाकिस्तान तो तबाह मुल्क है, पाकिस्तान की कोई हालत ही नहीं है, आप पाकिस्तान मत जाइए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान रहे तो आप मारे जाएंगे। इस तरह के जो प्रोपेगेंडाज हैं ये क्रिएट करना। और फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल। सियासी जमातों को आपकी फंडिंग करना, सियासी जमातों को गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ करना, सिर्फ उनको लड़वाते रहना, उनको गवर्नमेंट का साथ देना ही नहीं, ये होता है पॉलिटिकल सिचुएशन में एंटर होकर लड़ना। अब हम आते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन में, जो आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई। अब देखें, हम आर्मी चीफ ने कहा कि हम पिछले 20 साल से हाइब्रिड वॉर के अंदर है। हाइब्रिड वॉर, आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है समझना हमारे लिए, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये बात समझ जाएं तो हमारी आने वाली सिचुएशंस बहुत ईजी हो सकती हैं। सबसे पहले मैंने उनका एक जो आर्मी का रिटायर्ड या वट एवर जो भी है, मैं उसको नहीं जानता नाम से, उस एक वीडियो मैंने YouTube पे देखी थी। उस टाइम वो बहुत ट्रेंडिंग पे थी, साल पहले में भी। उसने कहा कि हम क्या करते हैं, सुन्नी शिया को आपस में लड़ा देते हैं, उनको पैसे देते हैं, हम उनको कहते हैं तुम इसके खिलाफ तकरीर करो, वो उसके खिलाफ तकरीर करे, वो हम उनके माइंड में बिल्डअप करते हैं लड़ाई के लिए। वो फिर जाके ऐसे लड़ते हैं और आपस में फसाद करते हैं और मुल्क के अंदर फसाद फैलता है और इंडिया उनको फंडिंग करता है, पैसे देता है। तो जैसे कि बरेलवी देवबंद के दरमियान लड़ाई या सुन्नी शिया की लड़ाई, अहले हदीस और शिया की लड़ाई, ये चीज़ों को वो फंडिंग करके अपने ही लोगों को आपस में लड़वाते हैं। ये पहली चीज़ हो गई जिसके ऊपर हमें वर्क करने की ज़रूरत है, जो उसने खुद बता दी। हमारा दुश्मन हमें ये चीज़ क्लियर कर रहा है। फिर दूसरी चीज़ है आपस में आपका जो एथनिक हम जो ग्रुप्स होते हैं, हमारे जो कल्चरल तौर पर डिफरेंस है, जैसे सिंधी, पंजाबी, बलोची और पश्तून, इनको आपस में लड़ाना। भाई ये तो डिफरेंट है, इनका तो कल्चर ही डिफरेंट है, ये तो हमसे बेहतर थोड़ी है कल्चरल लिहाज से। हम तो कल्चरली बहुत रिच हैं, इनकी हमारे यहाँ जो औकात क्या है, हम बहुत सुप्रीम हैं। इस तरह की आइडियोलॉजी माइंड में क्रिएट करना आपस के लोगों की, ताकि वो लड़ें। और ये चीज़ हो रही है हमारे मुल्क में। हमारे लोग इतने मासूम हैं कि वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे और वो आपस में लड़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू उन्हें अपने दुश्मन से लड़ना चाहिए। हम पाकिस्तानी और मुसलमान हैं। सबसे पहली चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हम मुसलमान हैं। हमारा मुल्क जिस बुनियाद पे क्रिएट हुआ है वो इस्लाम है। तो हमारे ये एथनिक ग्रुप ये साइड पे रह जाते हैं। जब हम मुसलमान हैं ना, तो हमारा काम है हमें दूसरे को मुसलमान होने के उस लिहाज से पहचानें। ये ग्रुप्स वगैरह ये बाद में आते हैं। फिर एक और चीज़ क्या है, इकोनॉमिकली। अब ये आपस में लड़ाने की चीज़ें हो गई कि किस तरह इनको आपस में लड़ाया जाता है। फिर मुल्क के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है। फेक प्रोपेगेंडा कैसे क्रिएट किया जाता है, आप समझ लीजिए आपने 2010 में या 11 में ना, मेरे घर के पास ही है GHQ, वहाँ पे हमला किया गया, पिंडी के अंदर मौजूद है। तो हमला किया गया GHQ के ऊपर। जब हमला हुआ तो उसने क्या एक इम्पैक्ट क्रिएट किया दूसरों के माइंड के ऊपर, वो एक क्या सिचुएशन निकाल के आया। इम्पैक्ट क्या उसने क्रिएट किया, वो ये था कि जो हमारे दुश्मन थे या हमारे साथी थे, वो जो भी मुल्क थे,
उनके दिमाग में ये बात हुई कि यार इनकी आर्मी तो अपने हेडक्वार्टर को भी नहीं संभाल सकती, इनके अंदर तो इतनी वो पावर ही नहीं है कि अपने हेडक्वार्टर को संभालें, उसको सिक्योर रख सकें। तो जब ये बात उनके दिमाग में क्रिएट हुई तो उन्होंने ये भी सोचा, अब इसका मेन मकसद क्या था, उन्होंने ये सोचा कि भाई पाकिस्तान तो अपने न्यूक्लियर एसिड्स को भी नहीं संभाल सकता अगर वो अपने GSU को नहीं संभाल सकता। तो इससे क्या क्रिएट हुआ कि हमारे मुल्क में हमारा तो मुल्क ही स्टेबलाइज नहीं है, हम पाकिस्तान रॉन्ग हाथों में है, पाकिस्तान की तो सिक्योरिटी इतनी कंसर्नेबल है कि कल को हो सकता है पाकिस्तान के अंदर कोई भी हमला करे और उनके न्यूक्लियर एसिड्स को चुरा के ले जाए, जैसे कि उनकी फिल्म के अंदर GI जो में बताया गया था। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट हमें इंडिया के अंदर नज़र आता है उनके यूरेनियम चोरी हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई कंसर्न करता हुआ नज़र नहीं आता, जो बहुत दुख की बात है। अब एक और चीज़ क्या आ जाती है, वो है सैंक्शंस। ये सैंक्शंस भी हाइब्रिड वॉर का हिस्सा ही हैं दूसरे मुल्क को डिस्टेबलाइज रखने के लिए। जैसा कि ईरान आज भी 40 साल से सैंक्शंस के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर पाबंदियां हैं, हर लिहाज से, तजारती लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से, हर लिहाज से वो एक काफ़ी ज़्यादा तबाह लाइफ जी रहे हैं, काफ़ी दबाव की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी तरह जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो जब टेस्ट किए गए तो पाकिस्तान के ऊपर भी उस टाइम बिल क्लिंटन का ये स्टेटमेंट आई थी कि हम पाकिस्तान के पास, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगानी पड़ेंगी। वो तो फिर अमेरिका का अपना मफादात आया तो उसकी वजह से उन्हें सैंक्शंस हटानी पड़ी। बट ये क्या था, एक मुल्क के ऊपर दबाव बनाने का तरीका, ये भी हाइब्रिड वॉर का एक टैक्टिक है कि आपने मुल्क के ऊपर दबाव क्रिएट करना है। ये हाइब्रिड वॉर के अंदर किस तरह खेला जाता है, ये वही जानते हैं जो इसको खेलते हैं। फिर दूसरी इसके अंदर सिचुएशन कौन सी आती है? दूसरी इसके अंदर सिचुएशन आती है साइबर अटैक्स की। साइबर अटैक्स को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। आप समझ लीजिए इंडिया पाकिस्तान के साइबर अटैक करता है और पाकिस्तान के डाटा को चोरी करता है और उसको अपनी तरफ से मैनिपुलेट करता है और मैनिपुलेट करके लोगों को बताता है। अब मैं हूँ, अमेरिकन ऐप है 9gag, मैं उसके ऊपर हूँ, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है कि इंडियंस ने अपना ऐसा प्रोपेगेंडा वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है उस ऐप पे, मतलब पाकिस्तानी बहुत कम है उस तादाद में ना उस ऐप पे। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, अगर इंडिया भी ना क्रिएट करे वो प्रोपेगेंडा, वेस्ट की तरफ से वो प्रोपेगेंडा ऐसा क्रिएट किया गया उनकी मीडिया की तरफ से कि उधर कोई भी बात होगी तो पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क, पाकिस्तान के अंदर हर 2 मिनट बाद धमाका होता है, ये उनकी सोच में है। और पाकिस्तान के अंदर हम जंगल में रह रहे हैं, रेगिस्तान में रह रहे हैं, ये उनकी आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी क्यों क्रिएट की गई? ताकि उन लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यही सोच में रखा जाए कि पाकिस्तान किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं है, वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। और इसके अंदर बेसिक रोल प्ले कर रहा है हमारा दुश्मन यानी इंडिया। वो साइबर वॉर खेल रहा है हमारे खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट करके। ये होता है ऐसी जंग जिसके अंदर हम लड़े बगैर दूसरे मुल्क को डिस्टेबलाइज करते हैं। मतलब समझ लीजिए इंडिया और पाकिस्तान आपस में, वज़ीर आज़म आपस में गले मिले, दोनों के ताल्लुकात अच्छे नज़र आए, बट बीच ही बीच में दोनों के ममालिक के दरमियान हाइब्रिड वॉर में क्या चल रहा है, ये सिर्फ वही जानते हैं जो इसको खेल रहे हैं। ये होती है हाइब्रिड वॉर। और हमने दोनों चीज़ें डिस्कस कर लें कि हाइब्रिड वॉर होती क्या है और ये पाकिस्तान पे कैसे मुसल्लत की गई है और आगे आने वाले वक्तों में हमें करना क्या है। क्योंकि आपने देखा पाकिस्तान के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडास किस तरह क्रिएट किए जाते हैं कि पाकिस्तान को तो वज़ीर आज़म चला ही नहीं रहा, पाकिस्तान को तो आर्मी चीफ चला रहा है, पाकिस्तान के तो वज़ीर आज़म की कोई पावर ही नहीं है, पाकिस्तान की तो वज़ीर आज़म की कोई अहमियत ही नहीं है। जब ये बातें फैलाई जाती हैं तो क्या होता है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जब इंटरनेशनल फोरम पे बात करने की बात आती है तो वो कहते हैं यार इनके वज़ीर आज़म की तो पाकिस्तान में वैल्यू नहीं है, तो इनकी बाहर क्या वैल्यू होगी। ये क्या हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया। प्रोपेगेंडा होने के बाद क्या हुआ, लोगों के जहन में ये बात बैठ गई। लोगों के जहन में जब ये बात बैठी तो उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं रही, उस बंदे की वैल्यू ही नहीं रही। ये चीज़ होती है प्रोपेगेंडा। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, आर्मी के ख़िलाफ़ जो हमें भड़काया जाता है कि आर्मी तो बजट खा रही है, आर्मी तो मुल्क को लूट रही है, आर्मी का तो मकसद ही यही है, आर्मी का तो आइडियोलॉजी ही यही है। ये सारे प्रोपेगेंडास क्रिएट किए जाते हैं आर्मी के ख़िलाफ़, जो हमारी आर्मी को अंदरूनी तौर पे, अल्लाह का शुक्र है वो सिक्योर है, मगर उनको इस तरह बताया जाता है कि अंदरूनी तौर पे वो मजबूत नहीं है। हालांकि शुक्र है हमारी आर्मी ने जो रोल प्ले किया है हमारे मुल्क को लेकर चलने का, अगर कोई और मुल्क होता तो शायद वो अभी तक तबाह हो चुका होता। बहरहाल ये सारी सिचुएशन हमने निकाल के रखी हैं आपके आगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी एफ़र्ट पसंद आई होगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।